नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। तो इस चैप्टर को समझने से या शुरू करने से पहले हम उससे जुड़े कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जो इस चैप्टर में हमको आगे काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अपवर्त या गुणज क्या होता है। तो वे सभी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो दी गई संख्या का गुणज कहलाती है। यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए 4 एक संख्या है और 4 का गुणज लिखना है। हमको पूछ रहा है कि बताइए 4 का क्या गुणज क्या क्या हो सकता है। तो 4 के गुणज होने का क्या कंडीशन है कि वे सभी संख्याएं जो 4 से विभाजित होगी वो क्या होगी, 4 का गुणज कहलाएंगी। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है भाई। खुद 4, 8, 12, 16, 20 ... और आगे भी जा सकते हैं 24, 28, 32। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमको एक संख्या का क्रम मिलेगा। ये सभी जो होंगे क्या होंगे, 4 के गुणज होंगे। ये जितनी भी संख्याएं यहाँ देख रहे हैं वे सभी संख्याएं क्या है, 4 का गुणज है। तो हम कह सकते हैं कि किसी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है। किसी भी संख्या का अगर गुणज देखा जाए तो उसकी संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। क्योंकि यहाँ देख लीजिए 4 का अगर गुणज देख रहे हैं तो अभी ये क्या है, 4 से 20 से आगे भी हो सकता है और कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। अब अगला टर्म देखते हैं। अगला पॉइंट है अपवर्तक या गुणनखंड। तो अपवर्तक या गुणनखंड क्या होता है कि वे सभी संख्याएं जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो उन्हें दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 12, तो 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, हम लोग देख लेते हैं गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड क्या क्या कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो 12 का गुणनखंड कौन सी संख्या लेंगे, वे सभी संख्याएं जिससे क्या हो, 12 पूर्णतः विभाजित हो, क्या होगा, 12 का गुणनखंड कहलाएगा। जैसे अब यहाँ देख लीजिए 12 में अगर 1 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर 2 से भाग देते हैं तो भी क्या है, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर 3 से भाग देते हैं तो भी क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 से भी 12 क्या है, पूर्णतः विभाजित है। उसके बाद देखते हैं 4 से भी क्या है, 12 पूर्णतः विभाजित है। उसी तरह से 6 से भी पूर्णतः विभाजित है। और उसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, अब डायरेक्ट क्या होगा, सिर्फ 12 से होगा। तो हम कह सकते हैं कि 12 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझ गए हम लोग।
अब किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या अगर हमको निकालना हो तो उसके लिए हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। जब अभाज्य गुणनखंड वाला सीरीज चल रहा था तो उसमें हम बताए थे कि किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं और किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब अगला टर्म देखते हैं। अगला टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोअर कॉमन मल्टीपल्स या शॉर्टकट में एलसीएम भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, क्या होता है भाई किसी दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है उसको समझते हैं। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। फिर से देख लेते हैं। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, दी गई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो होगा वही क्या होगा, दी गई संख्याओं का लसा होगा। अब इसको डिफिनीशन से समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कहते हैं कि नाम में ही अर्थ छिपा होता है, लघुत्तम समापवर्तक। उसके बाद देखेंगे लोअर कॉमन मल्टीपल्स। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि हमको निकालना है क्या, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या कहता है कि 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक जो होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अगर मान लीजिए 6 के बाद 12, तो 12 क्या है, ऐसी संख्या है जो 4 से भी पूर्णतः विभाजित है और 6 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका क्या है भाई, और इसको समझने का तरीका क्या है कि कह रहा है कि दी गई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज। तो हम बता चुके हैं कि 4 का गुणज कैसे निकालेंगे। 4 का गुणज क्या होता है भाई, 4 से विभाजित सभी संख्याएं क्या होंगी, 4 का गुणज होंगी। तो 4 का गुणज कौन कौन हो सकता है, खुद 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, 16 है, डॉट डॉट इसी तरह से हो सकता है। अब उसी तरह से देखेंगे कि 6 का गुणज क्या हो सकता है। तो 6 का गुणज क्या होगा, खुद 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, डॉट डॉट इसी तरह से और आगे जाएंगे तो और भी मिलेंगे। तो अब डिफिनीशन कहता है कि दी गई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो अब यहाँ देखिए, तो इस 4 का गुणज इधर लिखे हैं और 6 का गुणज यहाँ लिखे हैं। अब ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है, तो देख रहे हैं कि 4 के गुणज में 12 दिख रहा है और 6 के गुणज में भी 12 दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो सबसे पहले मिले, या सबसे छोटा यही होगा जो सबसे पहले मिलेगा। तो सबसे छोटा गुणज कौन सा है, उभयनिष्ठ गुणज कौन है, तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो है 12 है। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 12 होगा। अब इस डिफिनीशन को आराम से समझ लिए होंगे। अब देखते हैं कि आगे दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए 2 विधि है। पहला विधि है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या है, भाग विधि। तो चलिए इन दोनों को समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए हमको निकालना हो
8 और 18 का लसा निकालना है, यानी कि 8 और 18 का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो सबसे पहले चलते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में क्या होगा कि बारी बारी से दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब यहाँ से 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2। अब उसी तरह से 18 का भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं। 2 नमा 18, 3 तियई 9। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, अब 18 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 2 का पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुने 2 गुने 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 लिख दे सकते हैं। इसको 2 गुने 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब क्या है कि अब 8 और 18 का लसा कैसे निकलेगा। तो अब यहाँ देखेंगे कि जो जो संख्या मिल रही है उसको भी लिखना है और जो जो संख्या नहीं मिल रही है उसको भी लिखना है। जैसे यहाँ देखेंगे तो 2 इसमें भी है, ठीक है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, तो उसको क्या लिखेंगे, जिसमें ज़्यादा पावर जिसका रहेगा उसी को लिखेंगे। तो 2 के सबसे अधिकतम घात कितना गया है, 3 गया, तो 2 के पावर 3 कर दिए, गुने। अब इसमें देख रहे हैं कि 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 का जितना पावर है उतना ही इसको लिख लीजिए, ठीक है। 3 को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं भाई, जितना घात इसमें दिया हुआ है, जो मिल रहा है जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 का अधिकतम घात दोनों में कितना है, 3 है, लिख लिए। यहाँ देख रहे हैं 3, यहाँ 3 नहीं है तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 के पावर 0 है, ठीक है। अब 3 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ देखिए कि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लेकिन अधिकतम घात 3 का कितना है, 2 है, तो 3 के पावर 2 यहाँ लिख लिए, यहाँ 2 के पावर 3 लिख लिए। अब यहाँ देखिए तो 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया, और 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। अब 8 नमा क्या होता है, 72 होता है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 और 18 का जो एलसीएम होगा वो 72 हो जाएगा। तो यही था हमारा क्या, गुणनखंड विधि। अब दूसरा जो विधि है वो क्या है, भाग विधि है। तो भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे उसको ज़रा देख लेते हैं। जैसे भाग विधि से अगर हमको निकालना है 8 और 18 का एलसीएम, तो इसको कैसे निकालेंगे, 8 18 का कॉमन गुणनखंड निकालेंगे। कॉमन गुणनखंड कैसे निकलेगा भाई, 8 और 18 को एक साथ रखेंगे और इसमें भाग लगाते जाएंगे। तो 8 और 18 में किस संख्या से भाग लगेगा, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं, उसके बाद उसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से क्या ये दोनों विभाजित है, 2 चौके 8 और 2 नमा 18। अब देखिए कि जब इस तरह से संख्या बच जाए तो भाग लगाने का एक ही तरीका है, क्या, कि कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए तभी आप भाग लगा सकते हैं, और नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक है 4 एक है 9, तो कोई ऐसी संख्या है जिससे 4 और 9 दोनों विभाजित हो, नहीं है, तो हम इसको अब नहीं लगाएंगे, अब यहीं तक करके छोड़ देते हैं। तो अब इसलिए लिख सकते हैं कि 8 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 2 गुने 4 गुने 9, 2 चौके 8 और 8 नमा 72। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देख लिए हम लोग, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। अब एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अब हमको निकालना हो 75
125 और 140 का। तो 75, 125 और 140 का अगर हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो पहला विधि देख लेते हैं, क्या, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 75 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 75 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 75 यहाँ हो गया, 5 से लगाएंगे, 15 पचे 75, 5 से लगाएंगे, 5 दिया 15। अब यहाँ देख लीजिए इसका जो गुणनखंड होगा, 5 2 बार है, 3 1 बार है, तो 5 के पावर 2 हो गया और 3 के पावर 1 हो गया। अब उसी तरह से क्या है, 125 का हम लोग लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देख लीजिए, 125 में 5 से लगाएंगे तो 25 पचे 25 से, फिर 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25, यानी क्या आ गया, 5 के पावर 3 आ गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, संख्या है 140। अब 140 का क्या निकालना है हमको, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 सत्ते 14 70 हो गया, 5 से लगाएंगे तो 14 पचे 70 हो गया, सॉरी 2 से फिर लगा लेते हैं, यहाँ 35 हो गया, यहाँ 5 से लगा लेते हैं, 5 सत्ते 35 हो गया। अब एलसीएम इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 के पावर 2 होगा, 5 1 है, 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है और 7 के पावर 1 है। अब इस तरह से हम लोग निकाल चुके हैं। तो सभी का अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब उसके बाद इसलिए 75, 125 और 140 का लसा क्या होगा, लघुत्तम आवर्तक कैसे निकालेंगे। तो लसा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड हम इन संख्याओं का निकाले हैं उसमें कौन कौन सी संख्या आई है। पहला तो 2 है, ठीक, गुने दूसरा संख्या क्या है, 3 दिख रहा है हमको। उसके बाद तीसरा संख्या 5 दिख रहा है हमको और उसके बाद 7 दिख रहा है। अब 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 कर लिए। अब देखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड हम निकाल के लाए हैं उसमें 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो अधिकतम घात को ले लेते हैं, 2 के पावर 2 हो गया। अब जो देखेंगे 3, अब 3 क्या है, 3 सभी में तो नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसमें क्या है, 3 का पावर 0 है। इसमें नहीं है तो इसका मतलब है 3 के पावर 0 है। तो 3 का अधिकतम घात कौन सा है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 ले लिए। अब उसके बाद देखते हैं कि अगली संख्या कौन है, 5। अब 5 का अधिकतम घात इसमें कितना है, यहाँ इसमें देख रहे हैं तो 5 के पावर 2 है, इसमें 5 के पावर 3 है और इसमें 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो यहाँ 5 के पावर कितना करेंगे, 3 कर देंगे। अब उसी तरह से अगर देखा जाए, अब अगली संख्या कौन है, 7। तो 7 सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में तो है नहीं। तो बाकी किसी में नहीं है, इसका क्या मतलब है, उसमें 7 का घात कितना होगा, 0 होगा। किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब यहाँ देख लीजिए कि 7 का अधिकतम घात इसमें कितना है, 1 है। तो यहाँ 7 के अधिकतम घात 1 ले लिए। अब देख लीजिए तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, ये हो गया 3 और ये 5 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 125 गुने 7। अब ये देख लीजिए, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 में अगर 125 से गुना कर दिया जाए तो 125 चौके कितना होता है, 500 आ जाएगा। 500 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अब 1500 में अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 में अगर 7 से गुना करेंगे तो 15 सते 75 से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 75, 125 और 140 का जो गुणनखंड होगा, जो लघुत्तम समावर्तक आएगा वो कितना आएगा, 10,500 आएगा। ये था क्या, ये हमारा गुणनखंड विधि से था। अब अगर इसी को हमको निकालना रहे किससे, भाग विधि से, तो भाग विधि से देख लेते हैं कि कितना आएगा। भाग विधि से कैसे निकालेंगे, इन तीनों संख्याओं को इस तरह से लिख लीजिए।
अब इसमें क्या करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे और उससे भाग लगाएंगे। तब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 5 से विभाजित है, 2 से तो कोई विभाजित होगा नहीं, 5 से हो रहा है। तो 5 से अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे 15 पचे 75 हो गया। 5 से अगर 125 में भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। अब 5 से अगर 140 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 5 दूनी 10 हो गया, बच गया 4, पनी 8 40 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, अब आगे देखते हैं फिर किस संख्या से लगाएंगे। फिर इस बार हम 5 से लगा सकते हैं। तो 5 से अगर हम लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ कम से कम 2 संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो 5 तिया 15 हो गया, 5 पचे 25 हो गया। यहाँ 28 को 28 रहने देते हैं। अब उसके बाद देखिए कि अब यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया, 28 आ गया। अब कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिससे आप भाग लगा सकें। तो अब यहाँ देखिए तो क्या आ गया, लसा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लघुत्तम सार्थक 5 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 28 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए तो इस सब का क्या आ जाएगा, 5 पचे 25 और 25 पचे 25 से 125 हो गया। 125 में इसका क्या है 4 है, 500 हो गया। 7 21 हो गया, 21 में अगर 500 से गुना करिएगा तो 21 पचे 75 से हो गया। फिर से आपका कितना आ गया, 10,500 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि गुणनखंड विधि से ज़्यादा जो बेहतर हमको क्या लग रहा है, भाग विधि लग रहा है। तो ज़्यादातर जब भी हम लोग अगर लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे किसी संख्या का तो हमेशा भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। भाग विधि से ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है।